कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक सुनसान हाईवे से होती है। चारों तरफ सूखी पहाड़ियां, झाड़ियां और दूर तक फैली खाली सड़क दिखाई देती है। सफर आराम से चल रहा होता है कि अचानक एसयूवी का एक टायर जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। गाड़ी सड़क पर बुरी तरह हिलने लगती है, लेकिन ड्राइव कर रहा टोड स्टीयरिंग संभालकर उसे सड़क किनारे रोक देता है। सभी घबराकर बाहर निकलते हैं। किसी को चोट नहीं लगी होती, इसलिए वे राहत की सांस लेते हैं। जेफ गाड़ी की डिग्गी से स्पेयर टायर और टूल्स निकालता है। टोड भी उसकी मदद करने लगता है। बाकी लोग आसपास देखते हैं, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं देती। जगह इतनी सुनसान है कि किसी के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा। एरिक बाथरूम जाने के लिए सड़क से कुछ दूरी पर मौजूद झाड़ियों की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जोड़ी, केरन और सारा धूप से बचने के लिए एसयूवी की आड़ में खड़ी होकर बातें करने लगती है। जेफ डैमेज्ड टायर को ध्यान से चेक करता है। उसे रबर के अंदर धातु का एक छोटा टुकड़ा दिखाई देता है। वह उसे निकाल कर देखता है तो समझ जाता है कि यह किसी बुलेट का हिस्सा है। टायर किसी पत्थर या खराब सड़क की वजह से नहीं फटा था। किसी ने दूर से गोली मारकर उसे पंक्चर किया था। यह बात समझ आते ही जेफ के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह बाकी लोगों को सावधान करने के लिए उनकी तरफ देखने ही वाला होता है कि एक गोली सीधे उसके सिर में लगती है। जेफ वहीं गाड़ी के पास गिर जाता है। गोलियों की आवाज बाकी लोगों को साफ सुनाई नहीं देती। उन्हें लगता है कि शायद टायर या कोई टूल गिरा है। उसी दौरान स्पेयर टायर ढलान की वजह से सड़क की तरफ लुढ़कने लगता है। टोड उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। सारा अपने फोन को चेक करते हुए एसयूवी के पास आती है। उसकी नजर जमीन पर पड़े जेफ पर पड़ती है। पहले उसे लगता है कि वह गाड़ी के नीचे कुछ देख रहा है, लेकिन पास पहुंचने पर उसे जेफ के सिर से बहता खून दिखाई देता है। डर के कारण सारा कुछ बोल नहीं पाती। वह वहीं खड़ी रह जाती है। टोड टायर लेकर वापस आता है और उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछता है कि क्या हुआ है। सारा जेफ की तरफ इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक गोली उसके चेहरे के पास से गुजरती है। सभी चौंक जाते हैं। घायल सारा लड़खड़ाते हुए एसयूवी की तरफ बढ़ती है। जोड़ी और केरन उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, मगर स्नाइपर दूसरी गोली चलाता है। इस बार गोली सारा के सिर में लगती है और वह सड़क पर गिर जाती है। केरन तुरंत समझ जाती है कि दूर कहीं कोई शूटर छिपा हुआ है। वह जोड़ी और टोड को चिल्लाकर एसयूवी के पीछे आने के लिए कहती है। जोड़ी नीचे झुकते हुए गाड़ी की आड़ में पहुंच जाती है। टोड भी तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। स्नाइपर उस पर गोली चलाता है जो उसके हाथ और बांह के पास लगती है। टोड किसी तरह खुद को एसयूवी के पीछे खींच लेता है। झाड़ियों की तरफ गया एरिक गोलियों की आवाज सुनकर वापस मुड़ता है। वह बाकी लोगों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन खुले रास्ते पर आते ही उसके पास मिट्टी में एक गोली लगती है। वह तुरंत पास मौजूद एक मोटे पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब 3 लोग एसयूवी के पीछे फंसे हुए हैं और एरिक उनसे कुछ दूरी पर पेड़ की आड़ में है। बीच का पूरा हिस्सा खुला हुआ है। इनमें से कोई भी अपनी जगह छोड़कर दूसरे तक नहीं पहुंच सकता। टोड की बांह से लगातार खून बह रहा है। जोड़ी उसका घाव दबाने की कोशिश करती है। केरन एसयूवी की मेटल बॉडी पर लगे बुलेट मार्क्स देखकर अंदाजा लगाती है कि शूटर काफी दूर बैठा है और किसी पावरफुल राइफल का इस्तेमाल कर रहा है। केरन को वेपन्स के बारे में थोड़ी जानकारी है, क्योंकि उसके परिवार के कुछ लोग मिलिट्री में रह चुके हैं। वह बाकी दोनों को समझाती है कि शूटर सीधे उन्हें नहीं देख पा रहा होगा। वह स्कोप की मदद से उनकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। उनके पास कई मोबाइल फोन्स हैं, मगर किसी में नेटवर्क नहीं आता। टोड एक फोन को सेल्फी स्टिक के साथ बांधकर एसयूवी के ऊपर उठाता है ताकि ऊंचाई पर सिग्नल मिल सके। फोन पर सिग्नल की एक लाइन दिखाई देने लगती है, लेकिन कॉल करने से पहले स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। मोबाइल टूटकर नीचे गिर जाता है। इससे साफ हो जाता है कि स्नाइपर उन्हें केवल मारना नहीं चाहता, वह उनकी हर कोशिश को रोक रहा है और जानबूझकर उनके साथ खेल रहा है। जोड़ी पूछती है कि आखिर वह आदमी कौन है और उन्हें क्यों मार रहा है। केरन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उनमें से किसी ने इस रास्ते पर किसी से झगड़ा नहीं किया और न ही वे आसपास के किसी व्यक्ति को जानते हैं। टोड गाड़ी की तरफ देखकर कहता है कि अगर वे एसयूवी को स्टार्ट कर ले तो यहाँ से निकल सकते हैं। समस्या यह है कि ड्राइवर साइड का दरवाजा स्नाइपर की तरफ खुलता है। वहां पहुंचते ही वह आसानी से निशाना बन जाएगा। केरन अपनी हुडी को एक लंबे टूल के ऊपर लगाकर एसयूवी की छत के दूसरी तरफ उठाती है। दूर से वह किसी इंसान के सिर जैसी दिखाई देती है। स्नाइपर उस हुडी पर गोली चलाता है। गोली चलते ही टोड एसयूवी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। वह ड्राइवर सीट तक पहुंच तो जाता है, लेकिन शूटर लगातार विंडशील्ड और दरवाजों पर फायर करने लगता है।
ग्लास टूटने लगता है और टोड को सीटों के नीचे झुकना पड़ता है। वह इग्निशन चेक करता है मगर गाड़ी तुरंत स्टार्ट नहीं होती। लगातार गोलियां चलने के कारण उसे वापस एसयूवी के पीछे आना पड़ता है। दूसरी तरफ एरिक अपने फोन का कैमरा चालू करता है। वह सीधे पेड़ के पीछे से बाहर नहीं देख सकता, इसलिए फोन को धीरे धीरे किनारे से निकालकर सामने मौजूद पहाड़ियों और पेड़ों का वीडियो रिकॉर्ड करता है। स्नाइपर फोन को नहीं देख पाता। कुछ देर रिकॉर्डिंग करने के बाद एरिक मोबाइल वापस खींचता है और वीडियो को जूम करके अलग अलग पेड़ों को चेक करने लगता है। एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच उसे हल्की मूवमेंट दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर राइफल का बैरल और एक व्यक्ति की परछाई नजर आती है। स्नाइपर जमीन पर नहीं बल्कि सड़क से काफी दूरी पर एक पेड़ के ऊपर छिपा हुआ है। एरिक हाथों के इशारे से बाकी लोगों को उस पेड़ की डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है। जोड़ी उसके इशारे को समझ जाती है। अब उन्हें शूटर की लोकेशन का अंदाजा है, लेकिन पेड़ इतना दूर है कि वे अपने पास मौजूद किसी सामान से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। टोड एक और प्लान बनाता है। वह टूल बॉक्स का मजबूत मेटल लिड निकालता है और डक्ट टेप की मदद से उसे अपनी घायल बांह पर बांध लेता है। इससे एक छोटा शील्ड तैयार हो जाता है। वह कैरन और जोड़ी से कहता है कि शूटर के रीलोड करने का इंतजार करें। जैसे ही कुछ सेकंड्स के लिए फायरिंग रुकेगी, वह गाड़ी के अंदर जाकर गियर न्यूट्रल में करेगा। सड़क ढलान पर है, इसलिए एसयूवी अपने आप आगे रोल कर सकती है। कुछ देर बाद स्नाइपर अपनी मैगजीन बदलने लगता है। एरिक पेड़ के पीछे से इशारा करके यह बात बाकी लोगों को बताता है। मौका मिलते ही टोड मेटल शील्ड आगे रखकर ड्राइवर डोर तक पहुंचता है। स्नाइपर दोबारा फायर करना शुरू करता है। कई बुलेट्स मेटल प्लेट से टकराती है, लेकिन टोड किसी तरह एसयूवी के अंदर घुस जाता है। वह गियर को न्यूट्रल में डालता है और हैंड ब्रेक छोड़ देता है। एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जोड़ी और कैरन उसके साथ साथ उसकी आड़ में चलती है। कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें लगता है कि प्लान काम कर गया है, लेकिन सड़क का ढलान उन्हें सुरक्षित दिशा में ले जाने के बजाय एसयूवी को दूसरी तरफ मोड़ने लगता है। शूटर भी उनका प्लान समझ जाता है। वह गाड़ी के दूसरे टायर पर गोली मारता है। टायर फटते ही एसयूवी एक तरफ झुककर रुक जाती है। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एरिक अपने पेड़ से निकलकर एसयूवी की तरफ दौड़ता है। वह आधा रास्ता पार कर लेता है, लेकिन स्नाइपर उसे देख लेता है। पहली गोली एरिक के एक पैर में लगती है। वह गिरते गिरते खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। दूसरी गोली उसके दूसरे पैर में लगती है। अब वह चल नहीं सकता, फिर भी हाथों की मदद से जमीन पर घिसटते हुए एसयूवी तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्नाइपर उसकी पीठ के पास एक और गोली चलाता है। एरिक वहीं खुले रास्ते पर गिर जाता है। वह जिंदा है, लेकिन अब उसके और बाकी लोगों के बीच कोई कवर नहीं बचा। उधर टोड की बांह का घाव और गंभीर हो रहा है। बुलेट पूरी तरह अंदर नहीं गई, मगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही। केरन टूल बॉक्स में मौजूद हैमर और लाइटर निकालती है। वह हैमर के मेटल वाले हिस्से को लाइटर की फ्लेम पर गर्म करती है। जोड़ी समझ जाती है कि वह क्या करने वाली है। टोड को दर्द का अंदाजा हो जाता है, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। जोड़ी टोड को पकड़ती है। केरन गर्म हैमर उसके घाव पर लगा देती है। टोड दर्द से चिल्लाता है, मगर कुछ सेकंड्स बाद ब्लीडिंग कम होने लगती है। इलाज बहुत कच्चा है, लेकिन फिलहाल इसी से उसकी जान बच सकती है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। सूरज ऊपर चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती जाती है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और पानी भी एसयूवी के अंदर बंद है। जोड़ी की नजर बैक सीट पर रखी पानी की बोतल पर पड़ती है। वह हैमर की मदद से कार की साइड विंडो तोड़ती है। स्नाइपर ग्लास टूटने की आवाज पर गोली चलाता है, मगर तीनों नीचे झुककर बच जाते हैं। जोड़ी हाथ अंदर डालकर बोतल बाहर निकालती है। पानी बहुत कम है, इसलिए वे बारी बारी से केवल 1-2 घूंट पीते हैं। टोड बोतल को एरिक की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। पहली बार बोतल उसके पास नहीं पहुंचती। दूसरी कोशिश में वह एरिक के हाथ के करीब गिरती है। एरिक घायल शरीर को घसीटकर बोतल तक पहुंचता है। वह ढक्कन खोलकर पानी पीने लगता है, लेकिन स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मार देता है। बोतल जमीन पर गिरकर खाली हो जाती है। एरिक दर्द से कराहता हुआ वापस लेट जाता है। शूटर ने उसे मारने के बजाय जानबूझकर पानी उससे छीन लिया था। दोपहर से शाम होने लगती है। लंबे समय तक एक ही जगह फंसे रहने के कारण सभी की हालत खराब है। गर्मी, चोट और डर ने उन्हें कमजोर कर दिया है। जोड़ी अपने फोन में टाइम देखती है। उसे याद आता है कि आज उसकी छोटी बहन का बर्थडे है। उसने वादा किया था कि वह शाम तक घर पहुंच जाएगी। नेटवर्क न होने के कारण वह कॉल नहीं कर सकती। वह धीमी आवाज में अपनी बहन के लिए हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करती है। आसपास केवल गोलियों से डैमेज्ड एसयूवी, दोस्तों की लाशें और सुनसान सड़क है। फिर भी वह पूरा गाना गाती है जैसे उसकी बहन उसे सुन रही हो। टोड सारा की बॉडी की तरफ देखता रहता है। कुछ पक्षी उसके आसपास मंडराने लगे हैं। वह यह दृश्य सहन नहीं कर पाता। अब सारा उसके सामने मरी पड़ी है और वह उसे सुरक्षित जगह तक भी नहीं ले जा सकता। टोड धीरे धीरे एसयूवी की आड़ से बाहर आने लगता है। जोड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह उनकी बात नहीं सुनता। वह स्नाइपर की खुली रेंज में चलते हुए सारा की बॉडी तक पहुंचता है। हैरानी की बात है
कि शूटर उस पर गोली नहीं चलाता। टोड सारा के पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे को कपड़े से ढक देता है। कुछ देर तक वह वहीं शांत बैठा रहता है, स्नाइपर जैसे जानबूझकर उसे यह समय दे रहा होता है। सड़क के दूसरी तरफ एरिक अब भी जिंदा है, मगर उसके शरीर से बहुत खून बह चुका है। झाड़ियों से एक जंगली जानवर उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। एरिक उसे देखता है, लेकिन अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता। जानवर उसके पास पहुंचने से पहले ही एरिक की सांसें धीमी पड़ जाती हैं। चोट और खून की कमी के कारण वह वहीं दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद दूर सड़क पर एक दूसरी कार दिखाई देती है। टोड तुरंत खड़ा होकर दोनों हाथों से उसे रुकने का इशारा करता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है कि आगे खतरा है और उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए। कार में बैठी फैमिली इतनी दूर से उसकी बात नहीं सुन पाती। गाड़ी लगातार उनकी तरफ बढ़ती रहती है। स्नाइपर टोड के आसपास गोलियां चलाकर उसे सड़क से हटाने की कोशिश करता है। टोड फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। वह चाहता है कि किसी तरह वह फैमिली वहां तक पहुंचने से पहले रुक जाए। आखिरकार शूटर उसके सीने में गोली मार देता है। टोड पीछे की तरफ गिरता है और सारा के पास ही दम तोड़ देता है। जोडी और केरन एसयूवी के पीछे से ये सब देखती रह जाती है। कुछ सेकंड्स बाद फैमिली की कार घटनास्थल के करीब पहुंचती है। गाड़ी एक महिला चला रही होती है, उसके साथ उसका हस्बैंड और उनकी छोटी बेटी है। महिला सड़क पर पड़ी बॉडीज देखकर घबरा जाती है। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मार देता है। दर्द के कारण उसका स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट जाता है। कार सड़क से बाहर जाकर पलटती है। कई बार घूमने के बाद वह एसयूवी से कुछ दूरी पर रुक जाती है। टक्कर के दौरान छोटी बेटी विंडो से बाहर जा गिरती है, जबकि उसके माता पिता कार के अंदर फंस जाते हैं। महिला किसी तरह बाहर निकलती है। उसका हाथ घायल है और उसे समझ नहीं आता कि गोली कहां से आई। वह अपनी बेटी को सड़क किनारे पड़ा देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। जोडी और कैरन उसे एसयूवी के पीछे आने के लिए चिल्लाती है। वे बताती हैं कि पेड़ पर स्नाइपर छिपा है, लेकिन घबराई हुई महिला उनकी बात ठीक से नहीं समझ पाती। वह बेटी तक पहुंचने ही वाली होती है कि स्नाइपर उसे गोली मार देता है। उसका हस्बैंड कार से बाहर निकलकर अपनी पत्नी को पकड़ता है और उसे पलटी हुई गाड़ी की आड़ में खींच लेता है। उसके फोन में सिग्नल होता है। वह तुरंत 911 पर कॉल करके पुलिस को लोकेशन और शूटिंग के बारे में बताता है। कॉल पूरी तरह खत्म होने से पहले स्नाइपर उनकी कार के फ्यूल टैंक पर फायर करने लगता है। एक्सीडेंट के कारण फ्यूल पहले से लीक हो रहा होता है। बुलेट लगते ही कार में आग पकड़ लेती है। आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। जोडी और केरन नीचे झुककर खुद को बचाती है। आग की लपटों में फैमिली के माता पिता की मौत हो जाती है। उनकी बेटी अभी भी सड़क किनारे घायल पड़ी है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह उठने की कोशिश करते हुए अपने माता पिता को आवाज देती है। जोडी उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती है, मगर बच्ची घायल होने के कारण ठीक से चल नहीं पाती। स्नाइपर उस पर भी गोली चला देता है। अब जोडी और केरन समझ जाती है कि वह आदमी किसी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। दिन खत्म होने वाला है और उनके पास केवल अंधेरे का इंतजार करने का रास्ता बचा है। केरन आसपास मौजूद सामान को देखकर एक प्लान बनाती है। वह एसयूवी के डैमेज टायर्स और अंदर मौजूद रबर के हिस्सों को निकालती है। जोडी और केरन थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर रबर और कपड़ों के टुकड़े जलाने लगती है। कुछ ही समय में एसयूवी के आसपास काला धुआं फैल जाता है। हवा धुएं को स्नाइपर वाले पेड़ की दिशा में ले जाती है। अब शूटर को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन साफ दिखाई नहीं देती। दोनों नीचे झुककर एसयूवी से बाहर निकलने की तैयारी करती है। केरन जंगल की तरफ भागना चाहती है। पेड़ों के बीच पहुंचने के बाद स्नाइपर के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल होगा। वे बाहर निकलती ही हैं कि दूर से सायरन और हेडलाइट्स दिखाई देती है। 911 कॉल मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल तक पहुंच चुकी है। एक टैक्टिकल व्हीकल में कई आर्म्ड ऑफिसर्स आते हैं। उनमें 2 मार्क्समैन भी मौजूद हैं। पुलिस रोड पर बॉडीज और जली हुई कार देखकर तुरंत पोजीशंस लेने लगती है। ऑफिसर्स को स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जोडी धुएं के बीच से चिल्लाकर उन्हें पेड़ की डायरेक्शन बताने की कोशिश करती है। व्हीकल के अंदर बैठा एक ऑफिसर रेडियो पर बैकअप मांगता है। उसी समय स्नाइपर धुएं के बीच हल्की मूवमेंट देखकर गोली चलाता है। बुलेट ऑफिसर के चेहरे पर लगती है और ड्राइवर का व्हीकल पर कंट्रोल छूट जाता है। पुलिस व्हीकल आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे बैठा एक मार्क्समैन संतुलन खोकर नीचे गिरता है। जमीन पर आते ही शूटर उसे भी गोली मार देता है। केरन जोडी से कहती है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। अगर वे यहीं रुकी रहीं तो अगली गोली उन्हें लगेगी। वह स्मोक की आड़ में जंगल तक भागने का फैसला करती है। जोडी बहुत डरी हुई है। वह मानती है कि पुलिस शायद उन्हें बचा सकती है। केरन उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जोडी कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह से नहीं हिलती। केरन अकेली जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। धुएं की वजह से स्नाइपर उसका पहला मूवमेंट मिस कर देता है। वह कुछ दूरी तय कर लेती है, मगर हवा का रुख बदलते ही स्मोक हटने लगता है। शूटर को उसकी परछाई दिखाई देती है। एक गोली केरन को लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। वह उठने की कोशिश करती है,
लेकिन दूसरी गोली के बाद उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। अब 6 स्टूडेंट्स में केवल जोड़ी जिंदा बची है। पुलिस व्हीकल धीरे धीरे उसके पास आकर रुकता है। 2 बचे हुए ऑफिसर्स उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। जोड़ी नीचे झुककर उनके पास पहुंचती है और स्नाइपर वाले पेड़ की तरफ इशारा करती है। ऑफिसर्स अपने राइफल से उस डायरेक्शन में फायर करते हैं। पेड़ काफी बड़ा है और शूटर ब्रांचेस के बीच छिपा हुआ है। अंधेरे, स्मोक और डिस्टेंस के कारण उनकी बुलेट सही जगह नहीं पहुंचती। स्नाइपर जवाब में एक ऑफिसर को गोली मार देता है। दूसरा ऑफिसर अपनी पोजीशन बदलकर उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है, मगर शूटर उसे भी खत्म कर देता है। जोड़ी पुलिस व्हीकल के पास अकेली रह जाती है। उसके चारों तरफ उसके दोस्तों और ऑफिसर्स की बॉडीज पड़ी है। वह जानती है कि अगर वह कवर से बाहर निकली तो स्नाइपर उसे भी मार देगा। वह व्हीकल के अंदर घुसती है और इंजन स्टार्ट करती है। शूटर विंडशील्ड पर फायर करता है। ग्लास टूटकर जोड़ी के चेहरे और कंधे के पास लगता है। एक गोली उसके कंधे को घायल कर देती है, लेकिन इस बार जोड़ी वहां से भागने की कोशिश नहीं करती। उसे एरिक के फोन से पता चली स्नाइपर की लोकेशन याद है। वह स्टीयरिंग सीधे उसी पेड़ की तरफ मोड़ देती है। व्हीकल तेजी से सड़क छोड़कर पहाड़ी और झाड़ियों के बीच आगे बढ़ता है। स्नाइपर लगातार उस पर बुलेट्स चलाता है, मगर जोड़ी स्पीड कम नहीं करती। वह जानबूझकर पुलिस व्हीकल को पूरी ताकत से उस पेड़ में टकरा देती है जिस पर शूटर बैठा हुआ था। जोरदार टक्कर से पेड़ हिल जाता है। स्नाइपर संतुलन खोकर शाखाओं से नीचे गिरता है। उसकी राइफल भी उससे दूर जमीन पर जा गिरती है। जोड़ी घायल हालत में व्हीकल से बाहर निकलती है। वह जमीन पर पड़ी स्नाइपर राइफल उठा लेती है। पहली बार शूटर उसके सामने है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वह आदमी गिरने के बाद भी जिंदा है। उसके पास अब राइफल नहीं है, इसलिए वह एक नाइफ निकालकर जोड़ी की तरफ बढ़ता है। जोड़ी राइफल का निशाना उस पर लगाकर फायर करती है। पहली गोली उसके शरीर में लगती है। वह दूसरी और तीसरी गोली चलाती है, मगर शूटर फिर भी उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। कुछ और बुलेट्स लगने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। जोड़ी राइफल दोबारा चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वेपन जैम हो चुकी है। वह राइफल को चेक करती है। उसी दौरान उसकी नजर गन पर बने छोटे छोटे निशानों पर पड़ती है। हर निशान शायद स्नाइपर के हाथों मारे गए एक व्यक्ति की गिनती है। पुराने निशानों के साथ कुछ नए मार्क्स भी बने हुए हैं। जेफ, सारा, एरिक, टोड और केरन, उसके 5 दोस्तों की मौत केवल उस आदमी के लिए एक गिनती थी। जोड़ी गन के स्टॉक से स्नाइपर के चेहरे पर वार करना शुरू कर देती है। वह बार बार राइफल उठाकर उस पर हमला करती है। शूटर अब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जोड़ी रुक नहीं पाती। एक और वार करते समय जैम्ड राइफल का मैकेनिज्म अचानक खुल जाता है। अंदर फंसी बुलेट फायर हो जाती है। गन की डायरेक्शन जोड़ी की तरफ होती है। बुलेट उसके गले में लगती है। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। जोड़ी अपने गले को पकड़ते हुए पीछे हटती है। वह कुछ कदम चलने की कोशिश करती है, लेकिन खून तेजी से बहने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वह स्नाइपर की बॉडी के पास गिर जाती है। सुनसान हाईवे पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। स्नाइपर मारा जा चुका है, लेकिन उसकी असली पहचान और लोगों को मारने का कारण कभी सामने नहीं आता। इसी डार्क और शॉकिंग सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।